So hello everyone. Today we will discuss some questions for CUET PG Economics. These are some questions. These are actually main answers, but you will get the questions and the answers itself. That what is revealed preference deal or revealed preference theory. So what is revealed preference deal? With consistency, revealed preference deals with consistency. In this context, transitivity tells that if a consumer prefers A over B as well as B over C, then that person should prefer A over C. It is identified to be central to making a consistent preference ordering returns to scale deals with a way in which output responds to ये है रिटर्न वो हो गया अपना रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कि दो ऑप्शन दिया गया है ए को हम चूज़ करते हैं बी के ऊपर बी को चूज़ करते हैं सी के ऊपर तो हम ए को चूज़ करना चाहिए सी के ऊपर ये वाला था उसके बाद है हम रिटर्न्स टू स्केल सो रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है रिटर्न टू स्केल डील्स विद द वे in which output responds to the rise in the case of all inputs. This deals with working of returns to scale. ठीक है ये रिटर्न टू स्केल फिर थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट विल डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स दिस इज टू टेक डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम देम which is based on each group's elasticity of demand है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि monopolist will divide the market into different groups this is to take different prices from them which is based on each group's elasticity of demand regression coefficient of y on x मतलब वी वाई एक्स इज इक्वल टू होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स तो होता है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया ही हुआ था वेरिएंस ऑफ एक्स दिया ही हुआ था डिवाइड कर दिए एज बॉक्स डायग्राम क्या होता है कि विच इज रिलेटेड टू कंटेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर्व सोज टेक्स इनटू consideration those all Pareto efficient allocation. What is Pareto efficient allocation? Pareto efficient allocation says that no person can be in better of situation without making others in worse of situation or condition. ठीक है ये हो गया हमारा वर्थ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी से रिलेटेड था सिक्स्थ क्वेश्चन है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसकी इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% बढ़ती जाती है वॉकिंग इन्फ्लेशन वो होता है 3 to 10% मतलब ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट में आ गया ये भी उससे अगला भी 2 डिजिट है पर 10% to 49% और ये हो गया मोर देन 50 कौन सा हाइपर इन्फ्लेशन ठीक है हाइपर इन्फ्लेशन मोर देन 50 और ये 3 डिजिट में भी जा सकता है ठीक है फिर है होटलिंग्स मॉडल क्या है होटलिंग मॉडल्स इन द एरेना ऑफ ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन लोकेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पेशल डिफरेंशिएशन इन दिस केस फर्म्स प्रिफर टू हैव देयर लोकेशन अलॉन्ग अ लाइन ठीक है जब देखो एम आर 0 होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है द यूनिटरी इलास्टिसिटी टी आर इज मैक्सिमाइज्ड और देखो जब इन दिस केस एम आर इज 0 देखो एम आर जब 0 होगा तब टी आर हमारा मैक्सिमम होगा टोटल रेवेन्यू when a country's currency depreciates loses value relative to अदर करेंसीज देखो ये होता है ना कि जब किसी कंट्री की मनी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है और इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं वो अपने जो मेरे कंट्री मान लो कि मेरे इंडिया की करेंसी अभी डिप्रिशिएट हो रही है तो उनके लिए अपना गुड चीपर हो जाएगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा लेकिन वही है कि हमारा कंट्री हमारा मनी तो डेप्रिशिएट हो गया तो हमें अब मान लो हम यूएसडी में ही लेते हैं ना कि मेजर ग्लोबल यूएसडी में काउंट करते हैं मतलब डॉलर में काउंट करते हैं तो हम मान लो अमेरिका में भेज रहे कोई अपना गुड्स एंड सर्विस तो अब पहले $1 बराबर 40 मान लो रुपये था अब वहीं हमें 90 देना पड़ेगा तो हमारा इंपोर्ट तो महंगा हो जाएगा ना तो इंपोर्ट इसके लिए घट जाएगा क्योंकि अब महंगा हो जाएगा तो ज़्यादातर कंपनी जो भी हैं तो वो लोग कम सामान बेचेंगे या फिर हमारी ग्रोथ थोड़ी कम होगी वहीं चाइना के कंडीशन में ये चीज़ अलग है क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है वो अपनी करेंसी को जानबूझकर डेप्रिशिएट करती है और उसको डेप्रिशिएट
पता है उसको ना हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन, डेप्रिशिएशन एंड डीमोनेटाइजेशन. सो ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. First theorem tells that in the case of ideal conditions such as perfect competition, there exist no externalities. Perfect competition में कोई externalities exist नहीं करता. It also deals with a scenario that tells that market equilibrium is Pareto efficient. Pareto efficient का मतलब समझाया ही था. No one can be in worse of situation, better of situation without making others in worse of condition. Next question is, in the context of negative externalities, private costs are identified to be less than social cost. मतलब सोशल कोस्ट हमारा ज़्यादा है तभी वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है. इन सच अ सिनेरियो मार्केट ओवर प्रोड्यूस विद व्हेन इट इज़ कंपेयर टू द स्पेशली व्हेन इट इज़ कंपेयर टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल. Classical model of money, the quantity of money is given and money is the only medium of exchange. Next is, in the case of long run, there are no possibilities of a fixed input. In the case of long run, there is no possibilities of fixed inputs. In this case, costs are driven by returns to scale. It could be increasing, constant or decreasing. Return to scale increasing हो सकता है, decreasing भी हो सकता है और constant भी हो सकता है. Firms in the case of monopolistic competition will get zero economic profit when it comes to long run. This is due to free entry or exit. It will differentiate their products. Mercantilists, when the 15th 18th ये मर्केंटलिज्म कब आया था 15th से 18th सेंचुरी के बीच. फिर ये ना फिजियोक्रेसी ये आया था 17th 18th सेंचुरी के बीच. कीनेस लास्ट वाला था 1936 में. और क्लासिकल्स मॉडल आया था हमारा फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन टू 1929. समझे, ये सब मेन है बच्चे, याद कर लो. इन केस ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल firms set prices. Products are also identified as homogeneous. In case of Burton duopoly model तुमने सुना होगा. Firms set price. Products are also identified as homogeneous. This creates price wars. ठीक है, बर्टन मॉडल प्राइस वॉर क्रिएट करता है. इट विल मेकिंग प्राइजेस गो डाउन टू मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बाई करने में कितना हमें कॉस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. उसके बाद है कुर्नोट डुओपोली मॉडल. ये बर्ट्रैंड मॉडल, ये कुर्नोट डुओपोली मॉडल है. तो कुर्नोट डुओपोली मॉडल क्या कहता है कि फर्म्स विल चूज क्वांटिटीज एट द सेम टाइम. इट इज बाय एज्यूमिंग द अदर फर्म्स आउटपुट एज फिक्स्ड. In Kunnur duopoly, firms will choose quantities at the same time. It is by assuming the other firm's output as fixed. Due to classical dichotomy and the neutrality of money. Due to classical dichotomy and neutrality of money, J.S. Mill from the classical school addressed money as a whale. मीन का तो तुमको पता है, ये मीन कैसे निकलता है. डेविएशन निकालना है हमको तो मीन जो हमें वैल्यू दिया गया है उसमें से मीन को माइनस कर दो तो हमारा वो निकल जाएगा, एब्सोल्यूट डेविएशन निकल जाएगा. अब डेविएशन और मीन डेविएशन निकालने के लिए ना तो पहले मीन निकालना पड़ेगा और जो वैल्यू है उसमें से माइनस करना पड़ेगा और तब उसका मीन फिर से निकालना पड़ेगा. हो गया हमारा मीन डेविएशन. डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है. और अंतर कैसे पता करेंगे, जब हम उसको माइनस करेंगे रियल से. ठीक है. रैंडम वॉक हाइपोथेसिस क्या होता है? रैंडम वॉक हाइपोथेसिस किसने दिया था? रॉबर्ट हॉल ने. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दिया था. थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इन द टू पीरियड मॉडल किसने दिया था? इरविन फिशर ने. कंजम्पशन पजल किसने दिया था? साइमन कुजनेट ने. कुजनेट कर्व तुमने सुना होगा यार नाम, कुजनेट कर्व ये दिया था. कंजम्पशन पजल साइमन कुजनेट ने. So this is our next questions with solutions.
समीशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, समीशन ऑफ वाई दिया हुआ है, समीशन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है और हमें एन दिया हुआ है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या कहता है हमारा, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई by root under n into summation of x square minus summation of x का होल स्क्वायर। ये दोनों में डिफरेंस है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसमें डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं तुमको सबको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका सबको जो ऐड करना पड़ेगा। और ये है कि सबको ऐड कर दो फिर जोड़ो, सबको ऐड कर दो फिर उसका स्क्वायर करो। तो ये दोनों में डिफरेंस है, समझे। और वहीं फिर दूसरा कि n इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, समझे। तो ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा ऐसे। टी यू इज द सम ऑफ ऑल एम यूज़, टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज़। टी यू फ्रॉम कंजम्पशन 6 यूनिट इज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 5 यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट। हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वॉज फर्स्ट यूज बाय हाइक इन 1931। हाइक इन 1931, समझे। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वॉज फर्स्ट यूज बाय हाइक इन 1931। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ना हाइक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, समझ लो, हाइक ने 1931 में। फिर है मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट वेयर MR इक्वल्स MC। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे ना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तो फॉर्मूला होता है बेटा, तुम लोग को पता होगा कैसे निकालते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम टोटल रेवेन्यू को, और कॉस्ट भी ऐसे ही निकालते हैं। अब सेट MR MC इक्वल है तो कर दो, क्यू की वैल्यू तुमको निकल जाएगी। और इसमें क्या हुआ, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए ना तुमने वो देखा होगा, कंज्यूमर सरप्लस 2 वैल्यू दी होती है, हुई होती है, और हम इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब 0 से 2 है तो 0 से 2 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसा। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, कंज्यूमर सरप्लस हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वो ट्रायंगल वाला याद कर लो, क्योंकि ट्रायंगल वाला इसलिए हम इसमें डालते हैं ना, क्योंकि देखो ये हमारा इधर से और इधर से और इधर से, ठीक है, जाता है। तो ये वाला जो है ना एरिया हमारा, ये कंज्यूमर सरप्लस। तो ये देखो तुम, ये बना कि नहीं ट्रायंगल जैसा, तो इसलिए हम ना यहाँ पे वो करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2, और बेस कितना दिया हुआ हमें, क्वांटिटी QE में 30 दिया हुआ है, और फिर Q इज इक्वल टू 0 लेके फिर P बराबर दिया, P का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन दिया होगा। अच्छा, इसमें फिर ये रहा 2QE, इसको इधर करके Q बराबर QE बराबर 30, Q बराबर 0। अच्छा, 0 से 30 की वैल्यू को लेते हैं, एक बार 0 पुट करके देखते हैं, पर एक बार तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, फिर 0 पुट करते हैं Q की वैल्यू, ताकि P निकल जाए, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो अब उसको ऐसे डाल दो, 100 माइनस 40। द Keynesian economics, the wage is sticky and leads to unemployment. Keynesian economics में wage is sticky and leads to unemployment. Wage is sticky and leads to unemployment. Greshman's law क्या कहते हैं, 1519 से 1579 के बीच। नेहरू मेजर्स द मनी सप्लाई, नेहरू मेजर्स दी मनी सप्लाई। इंडियन कॉइनेज एक्ट कब आया था, 2011 में। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 में आया था। कमेमोरेटिव कॉइन 1964 में, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। नेहरू मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 1967-68। ग्रेशमन्स लॉ 1519 और इस नाम है, ठीक है। कमेमोरेटिव कॉइन 1964 में आया था। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर 2016, समझिए। CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर बेस ईयर 1986-87, एग्रीकल्चरल लेबरर बेस ईयर। CPI फॉर रूरल लेबर्स बेस ईयर, रूरल लेबर CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है बेटा वो, 1984-85। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12, होलसेल प्राइस इंडेक्स 2011-12 से लेते हैं। कीनेस रिगार्डेड द क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट रेट एज इनकम्प्लीट because the theory ignores the monetary sector's demand for money, supply for money, demand for money, supply for money।
Keynes regarded the classical theory of interest rate as incomplete because the theory ignores the monetary sector demand for money, supply for money. Next is next इधर होगा, ये रहा। ये सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस मैंने लाए थे, तो वो सब डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। कंप्यूट न्यूमरेटर हमें कंप्यूट करना है। P इंटू क्यू दिया हुआ है, हाँ समझे। A का वैल्यू इतना है, B का वैल्यू इतना है, टोटल मतलब दोनों को ऐड कर दो। फिर कंप्यूट डिनोमिनेटर का देखो, P0 Q0, A का वैल्यू ऐसे दिया हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंडेक्स LPI हमें निकालना है। सो 150 बाय 100, पहले न्यूमरेटर वाला जो था उसको, फिर हम साथ में भी सॉल्व कर सकते थे वैसे, पर अलग अलग किया तो ठीक ही है। प्रॉफिट थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? डिज़ाइंड capital stock and investment depends on the level of profit. Desired capital stock and investment depends on the level of profits. ये क्या है? पुट्टी। After the investment is made, it is instantly adapted without any costs to a different technology. Rental firm, they buy capital and give it on rent to the producing firm. New classical theory of investment, no uncertainty. Rental, they buy and give it to the rent to the producing firms. Putti क्या कहता है कि after the investment is made, it is instantly adapted without any cost of different technology. New classical theory of investment, no uncertainty. Putti play है ये, strict and no deviation can be made to adapt the machine post installation. MEI क्या है? MEI determines the net investment of the economy at each interest rate given the capital stock. Market rate of interest is more than MEC minus don't invest in machine. Oh, अरे भाई सॉरी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है हमारा MEC में, तो इसका मतलब होता है कि मशीन में इन्वेस्ट नहीं करना है हमारा, ठीक है। और कैपिटल हमारा फ्रोजन लेवर, MEC इक्वल्स टू R, और इसका फार्मूला होता है इतना बाय 100 माइनस 1, ठीक है। मैं ना इस पर फुल सीरीज लाऊंगी कि MEC होता क्या है। एवरेज ईयरली इंक्रीज, लास्ट ईयर वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स माइनस एवरेज ईयरली। अच्छा, एवरेज को ऐसे निकालते हैं ना एवरेज मतलब वो मीन वाला मत समझो, ये एवरेज ईयरली इंक्रीज है कि लास्ट ईयर वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1, ऐसा वाला। और द लाफर कर्व इज़ द कॉन्सेप्ट इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। लाफर कर्व ना एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक इकोनॉमिक्स में, that illustrates the relationship between tax rates and the total tax revenue collected by the government. The lump sum tax is a fixed amount of tax paid by everyone, irrespective of income, wealth, or economic behavior. The amount does not change with income or spending. An index number is a statistical measure used to show changes in a variable or a group of related variables over time relative to a specific base period. CPI means example है इसका, index number is a statistics measure used to show changes in the variables or a group of related variable over time relative to a specific base period. CPI example है इसका, measure changes in the price level of basket of goods compared to the base year. मिनिमम प्राइस इंडेक्स को बताया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू इनकम earned by government from sources other than taxes. Example, dividends of profit from public sector enterprises, fees and fines. Example, passport fees, court fines
होता है ना, पेनल्टीज तुम्हारी लगती है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है. लाइसेंस फीस, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन गिवन टू स्टैंड्स और अदर एंटिटीज़. फार्मूला ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है कि y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और जस्ट तुम बस आंसर निकाल लो ऐसे. उसके बाद है 73 का आंसर. आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में. तुम सबको पता होगा 1 अप्रैल 1935 में. नाबार्ड 1982 में हुआ था. सेबी 1988 में. नीति आयोग 2015 में. फिर है हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में. एलपीजी 1991 में. जीएसटी 2017. एनआईटी नीति आयोग 2015. अरे सेम ही तो है भाई, बस कुछ अलग है. खैर हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरसेप्ट, मतलब डेफिनेशन है इसका भाई, कि इंटरसेप्ट क्या होता है. द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ज़ीरो. जब डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ज़ीरो. स्लोप कोफिशिएंट होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन्स मेजर्स strength and direction of linear relationship but not the amount of change. Variance measures spread of data points. So this was all for today's video guys. In next video I will be discuss the 75 questions on some other aspects of economics. Thank you for watching the video.